चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रन-शोफ का मॉडर्न कोरिलेशन इन्फ्लेमेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रन-शोफ आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो फिर आपको ब्रन-शोफ के साथ-साथ इन्फ्लेमेशन भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो फिर इसको इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर केवल जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि केवल ब्रन-शोफ पूछा गया है, तो उसको लिखिए, या इन्फ्लेमेशन पूछा गया है, तो उसको लिखिए। लेकिन अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या 5 मार्क्स में अलग से इन्फ्लेमेशन आता है, तो उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो सबसे बहुत पढ़ा हुआ टॉपिक है, आप जो है बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, फिर बीएमएस में भी बहुत बार पढ़ लिया, तो आज एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन्फ्लेमेशन है क्या? इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू द इंजरी। यानी कि बॉडी में कोई भी इंजरी होती है, कोई भी टिश्यू की इंजरी होती है, सेल्स की इंजरी होती है, तो उसकी वजह से जो टिश्यू रिस्पॉन्स डेवलप होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेमेशन नाम कहते हैं। इससे लिविंग टिश्यू में अब जब भी कहीं भी चोट लगी, तो चोट लगती है तो क्या होता है? स्ट्रक्चरली और सभी तरीके से उस सेल्स के अंदर चेंजेस होते हैं। तो वहाँ पे मतलब चोट लगने की वजह से तो चेंजेस हुए ही थे, साथ साथ वो जो कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू होता है, तो उसके कारण भी जो टिश्यूज हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है या चोट लगी है, वहाँ पर कई सेलुलर व कलेक्शन कई सारे जो सेलुलर चेंजेस होते हैं, तथा वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन क्या है? लिविंग टिश्यू का इंजरी के लिए एक रिस्पॉन्स है, जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन इज कॉज्ड बाय ए स्टिमुलस एंड रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस शुड रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इन्फ्लामेशन। किसी भी कोई भी एक स्टिमुलेशन, जैसे चोट लगी, कट लगा, कहीं से गिर गया, किसी ने मुक्का मारा, जो भी कोई भी काम है, बाहरी आघात है, अभिघात है, उसके यानी कि वो क्या काम करेगा? बाहरी आघात, अभिघात, स्टिमुलेशन का। तो उस स्टिमुलेशन की वजह से इन्फ्लामेशन शुरू होता है, और अगर वहाँ से स्टिमुलेशन को रिमूव कर दिया जाए, तो इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यदि एक्यूट कंडीशन में इन्फ्लामेशन को ट्रीट नहीं किया, तो ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बात करें इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इन्फ्लामेशन के, तो किसी भी फिजिकल एजेंट, जैसे कि ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में होने से, ज़्यादा कोल्ड के कांटेक्ट में, किसी रेडिएशन की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से इन बॉडी में इन्फ्लामेशन, या किसी भी सेल या किसी टिश्यू में इन्फ्लामेशन शुरू हो सकता है। कोई केमिकल एजेंट, जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पॉइजन, एसिड, एल्कलाई, किसी की वजह से भी इन्फ्लामेशन शुरू हो सकता है। इन्फेक्टिव एजेंट जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, इनकी वजह ये भी बॉडी में जाके सेलुलर चेंजेस करेंगे, जिससे क्या होगा? इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो भी क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होता है? इन्फ्लामेशन होगा। चाहे चोट लगे या किसी ऐसे ट्रिगर फैक्टर के कॉन्टेक्ट में आए, तो बॉडी में शुरुआत किस चीज़ से होती है? इन्फ्लामेशन से होती है। दो टाइप का होता है ये, टू टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है? इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी रिएक्शन। बहुत कम टाइम के लिए होता है इसका एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब सडन स्टार्ट होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और कोई भी एजेंट, कोई भी ट्रिगर फैक्टर, कोई भी एंटीजन, उसके लिए बॉडी का सडन रिएक्शन होता है, ये तुरंत ही स्टार्ट होता है और बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो लंबे टाइम के लिए चलता है, और एक्यूट हमेशा जो क्रोनिक स्टेज आती है वो हमेशा एक्यूट के बाद आएगी। तो क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन है वो एक्यूट के बाद आएगा। फिर इसकी बात करें तो जो इसके कार्डिनल फीचर्स हैं वो क्या हैं? मेन इसके जो हैं 5 कार्डिनल फीचर्स होते हैं, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। 2 मार्क्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के 5 कई टेक्स्ट बुक में 4 और कई जगह आपको 5 देखने को मिलते हैं, तो 4 या 5 इसके कार्डिनल फीचर आप बोलोगे, यानी कि ये जब तक प्रेजेंट, जिनको हम प्रत्यात्म लक्षण कह सकते हैं। कार्डिनल फीचर क्या होता है? प्रत्यात्म, यानी कि इनके अगर ये नहीं होंगे तो आप उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन नाम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आता है रूबर या रेडनेस ड्यू टू डायलिटेशन। जहाँ भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, जहाँ भी टिश्यू के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर धीरे धीरे डायलिटेशन शुरू होता है। उस डायलिटेशन की वजह से क्या होता है? हाँ, जो ब्लड है वो उस एक जगह वहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट होना शुरू होगा, और डायलिटेशन के कारण, स्मॉल वेसल के डायलिटेशन के कारण क्या होगा? वहाँ पर रेडनेस आना शुरू हो जाएगी, यानी कि ब्लड सप्लाई उस एरिया की बढ़ जाती है,
और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से उस एरिया पर रेडनेस आ जाती है। विद इन द डैमेज एरिया हाइपरेमिया हो जाता है। फिर सेकंड आता है, सेकंड कार्डिनल फीचर है स्वेलिंग, जिसको आप ट्यूमर कह सकते हो। क्या होता है, डायलिटेशन हुआ तो वहाँ से जो फ्लूइड है वो वेसल से निकल कर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में आएगा और एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में आकर के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि ये वेसल है और यहाँ पर डायलिटेशन हो रखा है तो यहाँ से फ्लूइड बाहर आएगा इस स्पेस में, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग दिखाई देगी। ठीक है। फिर थर्ड आता है हीट या कैलोर। ये क्या होता है, ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर जिसकी वजह से जो है कैलोर या वहाँ पर हीट जो है आपको बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया पर जैसे हमने देखा था डायलिटेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। और ब्लड ही क्या है, ब्लड के अंदर हीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई उस एरिया की बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होगा, हीट प्रेजेंट होगी, जिसको आप कैलोर नाम देते हो। ठीक है। फिर फोर्थ आता है पेन। पेन क्यों होगा, पेन या डॉलर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यू। अब डायलिटेशन हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जो टिश्यूज थे वो अपने नॉर्मल साइज से एक्सपांड हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उस स्ट्रेचिंग के कारण उस पर्टिकुलर पार्ट पर, एरिया पर पेन देखने को मिलेगा। फिर आता है लॉस ऑफ फंक्शन, जिसको फंक्शियोडेजिया कहते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन के कारण जिस भी सेल का इन्फ्लामेशन चल रहा होगा वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे उसका काम है डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का या चलने लोकोमोशन का, जो भी काम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। मूवमेंट ऑफ इन्फ्लाड एरिया इनहिबिटेड बाई पेन। पेन इतना होगा कि जैसे कि मान लो जॉइंट में हो रहा है ना, तो उस पेन की वजह से उस जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और सिस्टमिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो फीवर आएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है, कोई भी एंटीजन के लिए ट्रिगर हुआ है तो लिम्फ नोड बढ़ेंगे, इसलिए लिम्फ नोड का भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो लिम्फेजाइटिस कह सकते हो, टॉक्सेमिया कह सकते हो, ल्यूकोसाइटोसिस, इस तरीके की सारी आपको कंडीशन जो है वो इन्फ्लामेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको इसके मेन कार्डिनल फीचर्स है वो अच्छे से याद होने चाहिए। फिर उसके बाद इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में कैसे शुरुआत होती है इन्फ्लामेशन की। सबसे पहले क्या हुआ, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेशन एंड एजेंट, कोई भी बाहरी एजेंट या स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में क्या होता है, बॉडी के अंदर हिस्टामिन सिक्रीट होता है। ये हिस्टामिन का काम क्या होता है, ये हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करेगा तथा वेजोडाइलेटेशन करवाता है। क्योंकि हिस्टामिन शुरू होगा एलर्जी के अगेंस्ट या कोई भी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट, हिस्टामिन सिक्रीट हुआ, हिस्टामिन सिक्रीट होकर के फटाफट मसल के पास आएगा, मसल को रिलैक्स करेगा, वेजो डायलिटेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे ही वेजो डायलिटेशन होगा कैपिलरी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा वहाँ पे रेडनेस आएगी और वहाँ पे कॉलर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कैपिलरी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे अब बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो कैपिलरी का जो ट्रांसुडेट मटेरियल है, यानी कि कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ से जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। इसीलिए इंटरस्टिशियल स्पेस बोलो या एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आर्टरी व कैपिलरी से अब जो ट्रांसुडेट बाहर आ रहा है उस ट्रांसुडेट में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आर्ट्रियोल व कैपिलरी से प्रोटीन बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लग जाता है। अब प्रोटीन बाहर आएगा तो अपने 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 साथ वाटर अमाउंट को भी लेके आएगा। ठीक है, तो सेल से एक्सुडेट यानी कि प्रोटीन ज़्यादा बाहर स्राव होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सुडेट व ट्रांसुडेट दोनों ही आकर के कलेक्ट होने लग जाते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर सेल में पहले तो ब्लड फ्लो भले ही इंक्रीज हुआ था, लेकिन उस ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा था। फिर सारा का सारा मटेरियल जो वेन वेसल में प्रेजेंट था वो बाहर आने लग गया। तो सारा मटेरियल जब बाहर आने लग गया तो उस पर्टिकुलर सेल में जहाँ पर ये कैपिलरी जा रही थी वहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से और साथ साथ ब्लड वेसल में कुछ चेंजेस होने वहाँ पर लग जाएंगे।
ठीक है। अब इसकी वजह से डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी, वो इन्फेक्शन की अनलेस्ट हो जाएगी, इन्फेक्शन एजेंट का फेगोसाइटोसिस करना शुरू करेगी, क्योंकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी बह रही है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ, इसलिए इनको भी एक सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है, ये एजेंट को ढूंढती हैं और इनको खाने की या फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया शुरू करती हैं। जैसे ही कैपिलरी में ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो कम होने पर जो इस ब्लड में डब्ल्यूबीसी बह रही हैं वो बॉल से चिपकना शुरू हो जाती हैं, बॉल की तरफ माइग्रेट करती हैं। रोलिंग मूवमेंट में ये बॉल की तरफ माइग्रेट करती हैं और बॉल से चिपक जाती हैं, उनका अडेशन वहाँ पर हो जाता है। अडेशन होते ही क्या होगा, इसके बाद डब्ल्यूबीसी जो है डायापेडेसिस मूवमेंट यानी कि अपनी शायद शेप चेंज करके इस वेसल से निकल के कहाँ आ जाएगी, वही इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगी। जैसे ही वहाँ पर आएगी तो वहाँ पर ये डब्ल्यूबीसी कुछ टॉक्सिन कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करेगी। ठीक है, इनके कारण क्या होगा, डब्ल्यूबीसी जो है जहाँ पर इंजरी हुई है उस साइड की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, वहाँ पर मतलब जहाँ डायबिटीज से ये ब्लड वेसल से बाहर निकल गई, इंजरी की साइट पर उस टिश्यू से कुछ टॉक्सिन सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो उस सिक्रीशन की वजह से डब्ल्यूबीसी जो है उस साइट की तरफ अट्रैक्ट होगी, डब्ल्यूबीसी यहाँ जाएगी, एक्टिव होगी, साइटोकाइनिन सिक्रीट होंगे और उस पर्टिकुलर एजेंट का या ट्रिगर फैक्टर का वो फेगोसाइटोसिस कर लेगी। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी रहती है किसकी, इन्फ्लामेशन की। इस पूरी पैथोफिजियोलॉजी के कारण बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन चलता रहता है। क्लियर है बात। फिर अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के लोकल सिस्टमिक इफेक्ट क्या आते हैं, फीवर रहेगा, मेलेज वही सिम्टम कह सकते हो, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। लोकल में आपको जो देखोगे वहाँ पर्टिकुलर साइट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन की वजह से नई नई ल्यूकोसाइट फॉर्म होती है, डब्ल्यूबीसी फॉर्म होती हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर पार्ट को ज़्यादा मिलती है, इम्यून रिस्पॉन्स का स्टिमुलेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन के नुकसान है तो उससे ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, अगर ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले पेन और फीवर के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हो आप, एंटी इन्फ्लामेटरी एनएसएआईडी का यूज़ कर सकते हो। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हुआ तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। ठीक है, और MgSO4 से ड्रेसिंग करा सकते हो, टाइट बैंडेजिंग कर सकते हो जिसको हम विमलापन कह सकते हैं, मल्टीविटामिन्स दे सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, उस पार्ट को एलिवेट करके रख सकते हो और वहाँ से फ्लूइड का ड्रेनेज करा सकते हो। तो इस तरीके से आप ये सारे जो है ट्रीटमेंट मेथड का यूज़ करके इन्फ्लामेशन को रोक सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़ना, दोनों को साथ ही पढ़ना है आपको, ब्रन शोफ को और इन्फ्लामेशन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से साथ पढ़िए, पूरा कवर कीजिए। कहीं भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आई है, मैंने कुछ ऐसा बोला है जिसे आपको समझ नहीं आया है तो बेझिझक होकर पूछिएगा ज़रूर, लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं जब से क्लास शुरू की है तब से कई बार कह चुकी हूँ, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है इसको ध्यान से। थैंक यू।